इंडिया पे इन्वेस्टिंग अभी ट्रेंड पे है, तो आपने डिसाइड किया कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे और इस सोच के साथ आपने अपने पहले डीमैट अकाउंट, अपना ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाए। उसके बाद आप तैयार हो रहे हो इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा है आप कहां पे इन्वेस्ट करें। क्या आपको एक स्टॉक चूज करना चाहिए, 5 स्टॉक, 10 स्टॉक्स? ये जो पोर्टफोलियो है ये कैसे बनाया जाता है, ये जो पोर्टफोलियो में एसेट एलोकेशन है ये कैसे किया जाता है, डाइवर्सिफिकेशन क्या है, तो ये सारे चीज के ऊपर होगी बात इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउ टू मेक अ पोर्टफोलियो, अंडरस्टैंड द रिस्क एंड द टाइम, एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन कैसे काम करता है और कितने सारे स्टॉक्स आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। साथ ही में ये जानेंगे कि जो बड़े इन्वेस्टर है जैसे कि राकेश झुनझुनवाला या मिस्टर दमानी, इनके पोर्टफोलियो में कितने सारे स्टॉक्स है, इसके बारे में भी बात करेंगे। और एट द एंड ऑफ द वीडियो जानेंगे ये जो कोर पोर्टफोलियो और जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और आपको कौन सा अप्रोच अपनाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शांतनु, आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन मनी। ये वीडियो हो सकता है कि थोड़ा लंबी हो जाए क्योंकि इस पे बहुत सारे इंफॉर्मेशन है। अगर आपको पोर्टफोलियो बिल्डिंग के बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए तो ये वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, आपको एक क्लियर नॉलेज मिल जाएगा ऑन पोर्टफोलियो मेकिंग। तो जो पहला सवाल है, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो। देखिए, पोर्टफोलियो एक ब्रीफ केस है जिसके अंदर स्टॉक्स रहता है, ईटीएफ रहता है, म्यूचुअल फंड्स रहता है, बॉन्ड्स रहता है, डिफरेंट एसेट्स रहता है, कमोडिटीज में गोल्ड, सिल्वर हो सकता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट हो सकता है उसके अंदर। ऐसे बहुत सारे चीज को लेके एक पैकेज बनाया जाता है और ये जो पैकेज है इसे हम कहते हैं फाइनेंशियल पैकेज, जो हर एक इंडिविजुअल अपने हिसाब से, अपने जरूरत के हिसाब से बनाते हैं। मेरा पोर्टफोलियो और आपका पोर्टफोलियो एक जैसा नहीं होगा क्योंकि मेरा रिक्वायरमेंट अलग है आपकी रिक्वायरमेंट से, लेकिन इस वीडियो के अंत तक हम सभी को पता चल जाएगा हर किसी के लिए वो कैसे अपना खुद का पोर्टफोलियो अपने बलबूते पे बना सके। और इसीलिए जो सारी चीजें हैं इसे मैं ब्रेक डाउन करूंगा एक एक करके। जो पहला पॉइंट है वो है अंडरस्टैंड द रिस्क एंड द टाइम। पहला चीज जो आपको समझना पड़ेगा वो है आपका रिस्क टेकिंग एबिलिटी या जो आपका रिस्क टॉलरेंस है उसके बारे में। मान के चलिए आप एक स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं और उस स्टॉक का प्राइस 10% गिर जाता है और ये जो 10% गिर गया इसके कारण आपका रातों का नींद उड़ जाता है। इसका मतलब आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो और वही 10% गिरावट अगर आपको अफेक्ट नहीं करता तो आप अपने आप को मॉडरेट या एग्रेसिव इन्वेस्टर कहला सकते हो। रिस्क टॉलरेंस इतना ही सिंपल है। अगर आपका पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब होता है मार्केट की वॉलेटिलिटी या मार्केट की फॉल के कारण तो आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो। अगर आपका जो मार्केट का टेम्पोररी वॉलेटिलिटी है या टेम्पोररी फॉल है उससे फर्क नहीं पड़ता तो आप एक मॉडरेट या अपने आप को एग्रेसिव इन्वेस्टर कहला सकते हो। अगर मैं अपना बात करूं तो मैं खुद एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हूं। हो सकता है जैसे जैसे मेरा उम्र बढ़ता रहेगा मैं धीरे धीरे मॉडरेट और उसके बाद कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बनता जाऊंगा, लेकिन एट दिस मोमेंट मेरा अप्रोच स्टॉक मार्केट में एग्रेसिव है। दूसरा जो चीज है वो है टाइम। लेट्स से आप एक नई गाड़ी खरीदने वाले हो जो आज से 2 साल बाद होने वाला है, तो क्या आपको इक्विटी में सारे पैसा डालना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि 2 साल में स्टॉक मार्केट ऊपर जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अगर आपका जो टाइम फ्रेम है वो अगर छोटा है तो आपको इक्विटी में कम से कम एक्सपोजर लेना चाहिए। लेकिन अगर आप आपके रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो जो आज से 30 साल बाद होने वाला है तो आपके पास बहुत ही लंबी टाइम है और इसीलिए आप ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर ले सकते हो इक्विटी में, क्योंकि ये जो शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होता है ये लॉन्ग टर्म में गेन होता है। मार्केट में अपॉर्चुनिटी तभी बनता है जब वॉलेटिलिटी होती है। अगर वॉलेटिलिटी नहीं होता तो मार्केट में अपॉर्चुनिटी नहीं बनता, अगर वॉलेटिलिटी नहीं होता तो मार्केट में गेन भी नहीं होता। तो जो पोर्टफोलियो मेकिंग में 2 सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है अपना रिस्क और अपना टाइम। ये दोनों पहले आप डिफाइन कर लीजिए, उसके बाद हम बढ़ेंगे अगले वाले स्टेप पे। व्हाट इज एसेट एलोकेशन या व्हाट इज एसेट मिक्स। एक बार आप अपने आप को डिफाइन कर लेते हो कि आप किस कैटेगरी में पढ़ते हो, या आप कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो या मॉडरेट या एग्रेसिव इन्वेस्टर हो और आपके पास टाइम कितना है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं एसेट एलोकेशन पे। यहाँ पे हम समझेंगे कितना % आपको इक्विटी में एक्सपोजर रखना चाहिए, कितना % आपको डेट इंस्ट्रूमेंट में एक्सपोजर रखना चाहिए। बिफोर आई गो एनी फर्दर प्लीज डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल ताकि ऐसे ही फाइनेंशियल रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहे। तो जो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है वो 70% कॉर्पस डेट
डेट इंस्ट्रूमेंट पे लगाए और 30% कॉर्पस इक्विटी में लगाए। जो मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस वाला इन्वेस्टर होते हैं वो 40% पैसा डेट पे लगाए और 60% पैसा इक्विटी में लगाए, और जो एग्रेसिव इन्वेस्टर है वो 85% पैसा इक्विटी में लगाए और 15% पैसा डेट इंस्ट्रूमेंट पे लगाए। तो पहले समझते हैं डेट इंस्ट्रूमेंट कौन कौन सा है। डेट इंस्ट्रूमेंट हो सकता है जो सरकारी बॉन्ड्स है, जो अगर कोई कॉर्पोरेट बॉन्ड्स आ गया जो आपको एक फिक्स्ड इंटरेस्ट पे करता है, जो टी बिल्स है जैसे कि पीपीएफ अकाउंट हो गया, एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, ईपीएफ भी एक डेट इंस्ट्रूमेंट है, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी एक तरह का डेट इंस्ट्रूमेंट है। एक चीज आप नोटिस करोगे, जितने भी डेट इंस्ट्रूमेंट है उसका जो इंटरेस्ट है वो फिक्स्ड होता है और ये सारे इन्वेस्टमेंट सेफ कंसीडर किया जाता है। और इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अंदर आता है डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टमेंट, म्यूचुअल फंड के थ्रू स्टॉक में इन्वेस्टमेंट, ईटीएफ के थ्रू इन्वेस्टमेंट या इंडेक्स फंड के साथ इन्वेस्टमेंट। तो आशा है आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। डेट इंस्ट्रूमेंट माने ये सारी जो फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट्स है और इक्विटी माने जो सारे कुछ स्टॉक मार्केट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी बढ़ते हैं स्टेप 3 पे, वो है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन के बारे में समझने से पहले इसका इंपॉर्टेंस समझना जरूरी है। अगर आप 1995 को इन्फोसिस में इन्वेस्ट करते और आज तक इन्वेस्टेड रहते तो आपका इन्वेस्टमेंट 1,84,000% का मुनाफा कमाया होता। और वहीं पे अगर आप 2010 पे सुजलॉन एनर्जी पे इन्वेस्ट करते और आज तक इन्वेस्टेड रहते तो आपका 90% जो कॉर्पस है वो पूरा आप गवा चुके होते। आपके पास, मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है, इसीलिए हमको नहीं पता चलने वाला है कि आगे जाके कौन सा स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने वाला है, which one is going to be the black horse for you। और इसीलिए आपको पोर्टफोलियो में डिफरेंट स्टॉक्स रहना चाहिए ताकि अगर एक दो स्टॉक नहीं भी चले, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक चल गया तो आपका मुनाफा फ्यूचर में हो। तो डाइवर्सिफिकेशन का फायदा यह है कि ये आपको स्टेबल रिटर्न देता है और इससे आपका जो पोर्टफोलियो का वॉलिटिलिटी है वो कम होता है। तो अभी सवाल आता है कि पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कैसे किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, आपको आपका पोर्टफोलियो में 2 एलोकेशन कर लेना चाहिए, एक डेट का एलोकेशन, एक इक्विटी का एलोकेशन। अभी जो इक्विटी के एलोकेशन में जो पैसा है उनमें आपको 80 to 90% आपको लार्ज कैप कंपनीज में डालना चाहिए, यानी कि आपको निफ्टी 50 के अंदर जितने स्टॉक्स है या आपका जो निफ्टी इंडेक्स है या निफ्टी वी जो ईटीएफ है इस पे डालना चाहिए, और रेस्ट 10% आपको मिड कैप या स्मॉल कैप में एक्सपोजर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, निफ्टी का जो स्टॉक्स है, निफ्टी का जो म्यूचुअल फंड्स है या इंडेक्स है, ये आपको एक स्टेबल रिटर्न देता है, और ये जो स्मॉल कैप कंपनीज है ये आपका जो रिटर्न है उसे एनहांस करने में मदद करता है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हो तो आपका जो इक्विटी वाला पोर्शन है उस पे आपको तो 100% पैसा लार्ज कैप स्टॉक्स में या लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में लगाना चाहिए। अगर आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हो तो आपको 80% तक पैसा लार्ज कैप में लगाना चाहिए और 20% पैसा आप मिड कैप या स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले सकते हैं। अगर आप एक एग्रेसिव इन्वेस्टर हो तो आपको 70% जो पैसा है वो आप एक लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में डालिए और 30% जो पैसा है वो आप स्मॉल कैप या मिड कैप में डालिए। और डेट इंस्ट्रूमेंट में आप बॉन्ड, पीपीएफ और जो ट्रेजरी बिल है इस पे अपना इन्वेस्टमेंट स्प्रेड आउट कीजिए। अगर आपके पास कॉर्पस है और आप इक्विटी में एक्सपोजर लेना चाहते हो तो इसका सबसे अच्छा जरिया है इंडेक्स फंड या म्यूचुअल फंड के थ्रू एक्सपोजर लेना। अगर आपके हाथ पे थोड़ा बहुत स्पेयर मनी रहे तभी आप स्टॉक के साथ एक्सपेरिमेंट कीजिए। अपना जो फाउंडेशन है उसे आप स्ट्रॉन्ग बनाएं और रिटर्न एनहांस करने के लिए आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। तो आशा है पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो गया होगा। हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाउ मेनी स्टॉक्स यू शुड होल्ड इन योर पोर्टफोलियो, 10, 20, 30, 40, 50। वेल, इसका कोई राइट आंसर तो नहीं है, लेकिन अगर आप ज्यादा से ज्यादा स्टॉक्स अपने पोर्टफोलियो में जोड़ते रहोगे तो आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाई हो जाएगा। अगर आपके पास बहुत ही कम अमाउंट स्टॉक्स है, यानी कि 5 या 6 स्टॉक्स है, तो आपका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा कॉन्क्रीट हो जाएगा, बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाएगा। तो एक आइडियल नंबर है 20। 15 से 20 के बीच में आपका जो स्टॉक्स है वो आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। और हमेशा एक स्टॉक में 10% से ज्यादा इन्वेस्ट मत कीजिए। इसका मतलब अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप 20 स्टॉक में 5000 करके डाल दीजिएगा। इससे क्या होता है, वेल डाइवर्सिफाई हो जाता है। अगर 1-2 स्टॉक नहीं भी चला और बाकी का स्टॉक चल गया तो आपका जो रिटर्न है वो पॉजिटिव होने वाला है। तो मैं आपको कुछ बड़े इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो है वो दिखाता हूँ। मिस्टर राकेश झुनझुनवाला हैज 38 कंपनीज इन हिज पोर्टफोलियो, जहां पे राधा कृष्ण दमानी जी का 19 कंपनीज है उनके पोर्टफोलियो में। अगर आप मोनीश पोबराय के पोर्टफोलियो देखते हो तो उनके पास सिर्फ 4 ही स्टॉक्स है।
सो द बॉटम लाइन इज, अगर आप डायरेक्ट स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो तो 15 से 20 कंपनीज का एक पोर्टफोलियो बनाएं और अपने पैसे का 10% ही डालें एक एक कंपनी में। आप बात करते हैं कोर और सैटेलाइट अप्रोच के बारे में। ये जो नया इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है ये आजकल ट्रेंड पे है, बहुत सारे लोग ये अप्रोच को इस्तेमाल करते हैं अपने पर्सनल फाइनेंस में। यहाँ पे क्या होता है, जो कोर पोर्टफोलियो है वो बेसिकली जो टॉप 50 या टॉप 100 स्टॉक्स है उसको लेके बनाया जाता है, यानी कि लार्ज कैप कंपनीज को लेके एक पोर्टफोलियो बनाते हो जहां पे आप 80% आपका जो पैसा है उस पे इन्वेस्ट करते हो। और इसका फायदा कौन कौन सा है, जैसे कि ये लार्ज कैप कंपनीज है तो ये लेस वॉलेटाइल होता है, ये कंपनी ऑलरेडी मार्केट लीडर्स है अपने अपने सेक्टर में, तो इनकी जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही स्टेबल है और ये आपको एक स्टेडी ग्रोथ देता है। तो जैसे कि आपने 80% पैसा डाल दिया कोर पोर्टफोलियो में, उसके बाद जो रेस्ट 20% आपके पास है वो आप सैटेलाइट पोर्टफोलियो के लिए एलोकेट करते हो। कोर पोर्टफोलियो बहुत ही ज्यादा स्टेबल है और ये स्लो मूविंग है, ये आपकी पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी देता है। और दूसरी तरफ है सैटेलाइट अप्रोच, आपने 80% तो एलोकेट कर दिया अपने कोर पोर्टफोलियो में, उसके बाद आती है 20%, ये आप मिड कैप या स्मॉल कैप कंपनीज में डालते हो जो फास्ट मूविंग होता है और जो वॉलेटाइल होता है। आपको ये फास्ट मूविंग कंपनी भी चाहिए, इसीलिए चाहिए कि जो आपका रिटर्न है वो 1-2% ज्यादा देता है ये जो सैटेलाइट पोर्टफोलियो है। तो कोर पोर्टफोलियो आपको बचाता है मार्केट वॉलेटिलिटी से, लेकिन जो सैटेलाइट अप्रोच है ये आपको ज्यादा रिटर्न देने में काम करता है। आपको एक स्मॉल एग्जांपल देता हूं, जो स्मॉल कंपनीज है, अगर कोई एक कंपनी का प्रॉफिट 1 करोड़ रुपया हो रहा है, उसको अपना प्रॉफिट डबल करने के लिए, यानी कि 1 करोड़ से 2 करोड़ करने के लिए कुछ साल के अंदर वो कर सकता है। अगर प्रॉफिट डबल हो जाता है तो जो स्टॉक का प्राइस है वो भी जल्दी जल्दी मूव होता है। लेकिन अगर आप एक लार्ज कैप कंपनीज को देखते हो, यानी कि आप बड़े कंपनीज को देखते हो, रिलायंस इंडस्ट्री को देख लीजिए, उसका अगर प्रॉफिट दुगनी करना है ना तो उनको डेकेड्स लग जाता है। तो इसीलिए जो स्मॉल कैप कंपनीज है, जो मिड कैप कंपनीज है, ये जल्दी ग्रो करता है और इसीलिए सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच में स्मॉल कंपनीज और जो मिड कंपनीज है ये भी आपके पोर्टफोलियो में रहना चाहिए रिटर्न एनहांस करने के लिए। तो कंक्लूजन में मैं आपको ये बता सकता हूं कि आप पहले अपना रिस्क एपिटाइट फाइंड आउट कीजिए, कितना टाइम आप अपने इन्वेस्टमेंट को दे सकते हो वो फाइंड आउट कीजिए, एसेट एलोकेशन कीजिए और पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, इक्विटी में भी इन्वेस्ट कीजिए, डेट में भी इन्वेस्ट कीजिए। और जो अगर कोर और सैटेलाइट पोर्टफोलियो अप्रोच जो है वो अगर आपको अच्छा लगे तो वो वाला अप्रोच भी आप अपना सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आप अपने जो इन्वेस्टमेंट है उसे आप इमोशनल गोल के साथ टाई कीजिए। हो सकता है कि आपको वेल्थ क्रिएट करना है, हो सकता है कि आपका रिटायरमेंट प्लान करना है, हो सकता है आप अपने चाइल्ड का एजुकेशन प्लान कर रहे हो। अगर आप कोई भी चीज प्लान करके और रियल लाइफ एग्जाम्पल लेके इन्वेस्ट करते हो तो आप डिसिप्लिन के साथ उस इन्वेस्टमेंट के साथ जुड़े रहते हो। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है आपके इन्वेस्टमेंट के साथ, तो जैसे जैसे मार्केट में कुछ प्रॉब्लम आ गया या इन्वेस्टमेंट में आपको लगता है मैं बहुत सारा मुनाफा कमा लिया, अभी पैसा उठा लेते हैं, तो ऐसे तरह की टेंडेंसी आ जाता है और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो पूरा खराब हो जाता है। आशा है आपको इस वीडियो में पोर्टफोलियो मेकिंग के बारे में थोड़ा बहुत क्लैरिटी मिला होगा, थोड़ा बहुत नॉलेज मिला होगा और आप आगे जाके अपना खुद का पोर्टफोलियो खुद बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट पे छोड़िए, मैं पर्सनली आपको जवाब देने का कोशिश करूंगा। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।